is L1 75 millihenry, L1 75 millihenry, L2 55 millihenry, L2 55 millihenry are coupled with each other. ये दोनों कॉइल एक दूसरे के साथ कपल किए गए, मतलब दोनों एक दूसरे की विसिनिटी में है, ठीक है ना. The coefficient of coupling K is 0.75. Coefficient of coupling कितना दिया है? 0.75. What you have to do? Calculate the mutual inductance M. M निकालना है. क्या ही क्वेश्चन चाहिए इससे आसान, ठीक है ना. इधर देखो, अब ये मिली हेनरी में दिया है, आपके ऊपर चॉइस है. आप चाहे तो इसको हेनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे तो नहीं. क्यों? इसको मिली हेनरी में रहने दो. M का भी आंसर जो आएगा किस में आएगा? मिली हेनरी में. बस सेम होना चाहिए. एक हेनरी में रहेगा, एक मिली हेनरी में रहेगा तो नहीं चलेगा. दोनों का यूनिट सेम रहना चाहिए. तो जो यूनिट इसका है M भी उसी यूनिट में आ जाएगा. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ M? देखो M का क्या फॉर्मूला होता है? M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2. K दिया है 0.75 अंडर रूट L1 कितना बेटा? 75. L2 कितना है? 55. तो 0.75 अंडर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 75 इंटू 55, 75 इंटू 55, 4125. कितना आएगा बेटा? बोलो 4125. अब इसका रूट देखेंगे. कैसे देखोगे इसका रूट? ये ना तो 1 से 10 में आ रहा है, ना 10 से 100 में आ रहा है. क्या करोगे? पॉइंट को 2 नंबर पीछे लेंगे. 2 नंबर क्यों समझा ना? इवन नंबर से ट्रांसफर कर सकते हैं ना रूट के अंदर. याद है कि भूल गए? तो कितना आएगा? 41.25. 2 नंबर पीछे लिया, इसीलिए 10⁻²+2. और ये 0.75 ऐसे रहेगा. लॉग टेबल से इसका स्क्वायर रूट देखेंगे और 10 के स्क्वायर को जब रूट से बाहर निकालोगे तो 10 बचेगा. है क्या किसी के पास लॉग टेबल? देखो 41 के 2 का 5 देख लो स्क्वायर रूट में. मेरे पास भी है. हाँ वही टेबल भी खुला है. स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100. 41 का 2 है 6.419 और उसका 5 है 4. तो 6.419 प्लस 4 6.423. 6.423. ठीक है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 0.75 6.423 इंटू 10. आंसर आ रहा है 48.17. सो द आंसर इज 48.17. और यूनिट देखो, यूनिट ये दोनों को जिस यूनिट में रखे हो ना वही यूनिट इधर आएगी. किस यूनिट में रखे बेटा? मिली हेनरी. तो ये आंसर भी किस में रहेगा? मिली हेनरी. दिस इज द आंसर. खत्म. 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है. 1 मार्क्स या तो 2 मार्क्स. समझा अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12.11. क्या दिया देखो. The mutual inductance of the two coil is given as 1.5 हेनरी. 2 कॉइल है, दोनों का म्यूचुअल दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है. कितना दिया है? 1.5 हेनरी. आगे देखो. The self inductances of the coil are. दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस दिया है. पहले का है L1 इज इक्वल टू 5 हेनरी और दूसरे का है L2 इज इक्वल टू 4 हेनरी. करना क्या बेटा? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द कॉइल. K निकालना है. इजी. तो फॉर्मूला यूज करते हैं. पहले चेक कर लो सबका यूनिट सेम है क्या? हाँ सेम है. ठीक है. जरूरी नहीं हेनरी हो, मिली हेनरी होता तो भी चलता. बस तीनों का सेम होना चाहिए. समझा रहा है? तो व्हाट इज द फॉर्मूला? डायरेक्ट के वाला फॉर्मूला यूज करो. व्हाट इज द फॉर्मूला? टेल मी. के इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय अंडर रूट L1 L2. वैल्यूज पुट कर. m कितना है? 1.5 अंडर रूट L1 5 L2 4. तो हो जाएगा 1.5. 4 को रूट के बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा अंडर रूट 5. या फिर इसको रूट में 20 रहने दोगे तो भी चलेगा. 20 का रूट डायरेक्ट देख सकते हैं हम लोग, है ना. तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 20. 20 का 0 4.472. 4.472. इन दोनों को लॉग से सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा. 1.5 डिवाइड बाय 4.472 0.335. तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आ रहा है 0.335. कोई यूनिट रहेगी क्या इसकी? यूनिटलेस होता है बेटा, कोई यूनिट नहीं. ठीक है. समझा सबको अच्छे से? परसेंटेज में बोलता है तो कितना रहता है बताओ? परसेंटेज में बोलता है तो कितना रहता है? 33.5%. 33.5% फ्लक्स यहाँ से वहां पहुंच रहा है. अगर एक क्वेश्चन और पूछता कि ये कैसा कपल्ड है, परफेक्टली, टाइटली या लूजली? लूजली. 50% से भी कम है ना. अब वो सब पूछा नहीं, लेकिन पूछता तो कर लेते. अरे यही क्वेश्चन 3 मार्क्स का बन गया. कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालो. परसेंटेज कितना फ्लक्स पहुंचा है वो बताओ. और टाइटली कपल्ड है या लूजली कपल्ड है वो बताओ.
कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकाल दिए, परसेंट में 33.5 और लूजली कपल है बता दिए, खत्म। इजी, समझ में अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के दोनों न्यूमेरिकल खत्म हो गए। नाउ द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब तक बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा गया है ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से। इसी टॉपिक पे 5 से 6 बार क्वेश्चन आया है। सिर्फ थ्योरी की बात करो, न्यूमेरिकल जोड़ देंगे तो और 2-3 बार न्यूमेरिकल भी जोड़ दो उसमें, यानी 8-10 बार इसमें से क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका ये मतलब नहीं कि चैप्टर में खाली ये पढ़ेंगे बाकी सब छोड़ देंगे, बाकी सब भी पढ़ेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर नाम सुना हुआ लग रहा है आपको ना, वो वाला नहीं, वो जिसमें हाँ क्या होता है रे, वो गाड़ी लोग रोबोट बन जाते हैं ना, वाला नहीं। रोड साइड पे आपने ट्रांसफार्मर्स देखे होंगे, घरों में सॉरी एरिया में एक ट्रांसफार्मर होता है। जब ट्रैवल करो हाईवेज पे तो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर्स इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल कराने में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। देखो बेटा, आज के टाइम पे हम लोग डीसी करंट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि डीसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही नुकसानदेह, क्योंकि डीसी करंट के हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो इतना हाई वोल्टेज बनाने के बाद, मेगावाट्स के पावर प्लांट में इतना हाई वोल्टेज बनाने के बाद, हजारों लाखों वोल्टेज का वोल्टेज बनाने के बाद उसको वायर्स के थ्रू ट्रैवल कराना, पहली बात तो बहुत कॉस्टली रहेगा, और दूसरी बात इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बहुत सारी क्या जाएगी, लॉस हो जाएगी। इसलिए आज के टाइम पे हम लोग कहीं भी ना तो डीसी करंट बनाते हैं और ना उसको ट्रांसफर करते हैं। हम लोग बनाते भी एसी करंट और ट्रांसफर भी कौन से करंट को करते हैं, एसी करंट। क्योंकि एसी करंट की खास बात क्या होती है, इसके वोल्टेज की वैल्यू को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं मालूम, समझो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनी बहुत हाई वोल्टेज की, तो मैं इसको डायरेक्ट ट्रैवल कराने के बजाय एक ट्रांसफार्मर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, ट्रांसफार्मर। तो आप ट्रांसफार्मर के ये साइड पे हाई वोल्टेज का करंट दोगे, वो आपको आउटपुट से लो वोल्टेज का करंट देगा। यानी इसने हाई वोल्टेज के करंट को किसमें बदल दिया, लो वोल्टेज के करंट में। अब ये लो वोल्टेज के करंट को लेके जाओ जिधर लेके जाने का, इजीली ट्रैवल हो जाएगा, पैसा भी कम लगेगा, एनर्जी भी कम लॉस होगी। फिर समझो जहां पर एनर्जी पहुंचानी थी वहां पे आप पहुंच गए, तो अब फिर वहां पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहेगा, और आप इसको अब ये लो वोल्टेज का करंट दोगे और वो आपको वापस से इसको किसमें बदल के देगा, हाई वोल्टेज के करंट में बदल के देगा। तो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म करता है, या तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, या तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में। तो कितने काम का डिवाइस है, समझ में आया सब कुछ? इज इट वेरी मच क्लियर? देखो जरा, क्या यही डेफिनेशन दी हुई है ट्रांसफार्मर की, सब लोग ध्यान से देखो। हेडिंग मिली ट्रांसफार्मर, दूसरी लाइन पढ़ो, अ ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम लो वैल्यू टू हाई वैल्यू और वाइस वर्सा। मिला? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी करंट को या तो हाई से लो वैल्यू में कन्वर्ट करता है, या फिर वाइस वर्सा, मतलब लो से हाई में, दोनों काम करता है। या तो हाई से लो में करेगा या तो लो से हाई में। इसका मतलब ट्रांसफार्मर की भी दो टाइप होती है, एक वो जो वोल्टेज को हाई टू लो में कन्वर्ट करेगा, और एक वो जो वोल्टेज को लो टू हाई में कन्वर्ट करेगा। तो वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को लो से हाई बनाता है, लो से, और वोल्टेज है करंट नहीं, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज या फिर ईएमएफ को लो टू हाई में कन्वर्ट करता है, उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल, स्टेप अप, वोल्टेज बढ़ा रहे ना। और वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को हाई वैल्यू से लो वैल्यू में कन्वर्ट करता है, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप, स्टेप डाउन। लेकिन प्लीज वोल्टेज याद रखना, करंट नहीं याद रखना। वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है, उसको आप इनपुट पे लो वोल्टेज दोगे, वो आपको आउटपुट पे हाई वोल्टेज देगा। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। समझ में आ रहा है अच्छे से? और ऐसा ट्रांसफार्मर जिसको आप इनपुट पे हाई वोल्टेज दोगे, वो आपको आउटपुट पे लो वोल्टेज बना के देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। बाकी ट्रांसफार्मर होता क्या, डेफिनेशन समझा, एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को या तो हाई टू लो कन्वर्ट करता है, या तो लो टू हाई। तो अगर आप हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल रहे हो, या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल रहे हो,
तो जो डिवाइस इस काम के लिए इस्तेमाल होता है उस डिवाइस का क्या नाम है बेटा? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बनाया कैसे जाता है? इंजीनियर नहीं बन रहे हम लोगों को उसका पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं सीखना है, एक बेसिक लेआउट आपको दिया हुआ है ट्रांसफार्मर कैसा बना हुआ होता है। तो एकदम सिंपल आसान भाषा में अगर समझे तो ट्रांसफार्मर में बेसिक एक चीज होती है, सबसे पहले तो एक आयरन का कोर रहेगा। क्या रहेगा बेटा? बोल। आयरन का कोर। कोर किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर कॉइल को बांधा जाएगा, है ना, वायर को कॉइल किया जाएगा। तो ऐसा एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है ट्रांसफार्मर में, सॉफ्ट आयरन का कोर। वाई आयरन कोर? टेल मी। क्यों आयरन का कोर? ताकि परफेक्टली कपल्ड हो, पूरा का पूरा जो फ्लक्स है वो एक कॉइल से दूसरे कॉइल तक ट्रांसफर हो। एक कॉइल को यहां पर बांधा जाता है, ये इनपुट कॉइल है आपका। ये कौन सा कॉइल है? बोल। इनपुट। मतलब यहां पे हम लोग एसी वोल्टेज देंगे। ठीक है, तो ये जो इनपुट वाला कॉइल रहता है ये कहलाता है प्राइमरी कॉइल। क्या कहलाता है? बोल। प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो इनपुट वाले कॉइल को हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और एक कॉइल यहां पे बांधा जाता है, ये आपका आउटपुट कॉइल है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी कॉइल। ये आउटपुट में। ठीक है, बस ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है ट्रांसफार्मर। अगर पूछा एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर इन डिटेल, सबसे पहले क्या बताओगे? डेफिनेशन, ट्रांसफार्मर काम क्या करता है। फिर बताओगे प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? बोलिए। म्यूचुअल इंडक्शन। क्या था म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल? बोलो, क्या था म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल? एक कॉइल में करंट को चेंज करेंगे तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इस वाले प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज किया जाएगा तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो पहले डेफिनेशन लिख दिए, फिर प्रिंसिपल लिख दिए, उसके बाद ये डायग्राम बना दिया। दिस इज डायग्राम, ये डायग्राम बना दिए। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट के ऊपर आते हैं, कैसे ट्रांसफार्मर स्टेप अप करने का काम या स्टेप डाउन करने का काम करता है। तो थोड़ा सा इसके डेरिवेशन के पार्ट पे आते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं बेटा? इनपुट का जो कॉइल होता है, प्राइमरी जो कॉइल होता है, इसको एसी वोल्टेज का सप्लाई देते हैं और ये आउटपुट तक पहुंचेगा। कैसे? कंडक्ट होके? क्या नहीं, इंडक्ट होकर के। इसमें करंट को चेंज कराएंगे, एसी करंट है ना, करंट चेंज होगा, यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा? इंडक्शन मिलेगा, दूसरा ईएमएफ इंड्यूस होकर के मिलेगा। तो ये जो ईएमएफ इधर इंड्यूस होता है या तो ज्यादा वोल्टेज का रहता है या तो कम वोल्टेज का। कैसे? वो अभी देखेंगे। डोंट वरी, समझ अच्छे से। कुछ चीजें पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। समझो फाई जो है, फाई इट इज फ्लक्स linked with one turn of both the coils। दोनों ही कॉइल में, चाहे वो प्राइमरी कॉइल हो चाहे वो सेकेंडरी कॉइल हो, दोनों ही कॉइल में एक टर्न को कितना फ्लक्स मिल रहा है? बोल। फाई। एक टर्न को, एक नंबर ऑफ टर्न को कितना फ्लक्स मिल रहा है? बोल। फाई। अब एन पी ले लेता हूं मैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन, बोलो, प्राइमरी कॉइल। तो एन एस क्या रहेगा? बोल। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इधर ध्यान से देखना। आई पी या फिर पहले ई लिखते हैं, ई पी ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो ई एस क्या रहेगा? बोल। ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल। इन दोनों में एक फर्क रहेगा, ये वाला ईएमएफ हम लोग प्रोवाइड करेंगे और ये वाला ईएमएफ क्या होगा? इंडक्शन के जरिए बनेगा। आईपी बोलो, करंट इन प्राइमरी कॉइल, एंड आईएस क्या रहेगा? बोल। करंट इन सेकेंडरी कॉइल। यहां तक समझ में आ रहा है अच्छे से? आगे देखो, अभी दोनों कॉइल का टोटल फ्लक्स निकालते हैं। टोटल फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, टोटल फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, और यहां बाजू में निकालता हूं मैं टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ठीक है ना, टोटल फ्लक्स। तो प्राइमरी कॉइल की टोटल फ्लक्स को फाई पी बोल देता हूं, सेकेंडरी कॉइल की टोटल फ्लक्स को फाई एस बोल देता हूं। एक नंबर ऑफ टर्न में कितना फ्लक्स है? चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, दोनों में ही एक नंबर ऑफ टर्न में कितना फ्लक्स है? फाई। तो एक नंबर ऑफ टर्न
टन में फ्लक्स है 5, तो 2 में कितना रहेगा 2 5, 10 में कितना रहेगा 10 5, तो टोटल नंबर ऑफ टन कितना है, यहाँ पर है एनपी, यहाँ पर है एनएस, तो प्राइमरी करेगा एनपी इंटू 5 टोटल नंबर ऑफ टन इंटू फ्लक्स ऑफ 1 टन, और यहाँ पे रहेगा एनएस इंटू 5। तो दिस इज द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज द फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। दोनों कॉइल के फ्लक्स निकाल लिए, फ्लक्स निकाल लिए तो ईएमएफ भी निकाल लेते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बोल, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो बेटा प्राइमरी कॉइल के लिए क्या रहेगा, डी फाइव पी बाई डी टी, और सेकेंडरी कॉइल के लिए क्या रहेगा बोल, डी फाइव एस बाई डी टी। दोनों का वैल्यू पुट करो, ईपी क्या आएगा बोल, माइनस डी फाइव पी कितना है बोल, एनपी इंटू 5 बाई डी टी, और ये एनएस इंटू 5 बाई डी टी। करेक्ट है। एनपी और एनएस कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, एनपी डी 5 बाई डी टी, एनएस डी 5 बाई डी टी। ये मेरे को मिला ईपी, ये मेरे को मिला ईएस। दोनों को डिवाइड करते हैं, ईएस बाई ईपी। ईएस की वैल्यू क्या है, माइनस एनएस डी 5 बाई डी टी, और ईपी कितना है, माइनस एनपी डी 5 बाई डी टी। माइनस माइनस कैंसिल, डी 5 बाई डी टी कैंसिल, तो ईएस बाई ईपी कितना आ रहा है बोल, ईएस बाई ईपी क्या आ रहा है बोल, एनएस बाई एनपी। ये जो रेशियो आया ना एनएस बाई एनपी, एनएस बाई एनपी, इसको ट्रांसफॉर्मर रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बोल, ट्रांसफॉर्मर रेशियो, या इसी का एक और नाम है, इसको टर्न्स रेशियो भी कहते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो है ना वो, क्या बेटा वो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो है। तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न, ये क्या कहलाता है, टर्न्स रेशियो या फिर ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर कौन सा रहने वाला है वो पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करता है, सेकेंडरी में कितना नंबर ऑफ टर्न है, प्राइमरी में कितना नंबर ऑफ टर्न है। ये समझा। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई है, ईएस बाई ईपी इज इक्वल टू एनएस बाई एनपी। इस इक्वेशन को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है बोल, ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमने ईएमएफ को तो ले लिया, नंबर ऑफ टर्न को भी ले लिया, करंट है क्या, करंट है क्या बोल, तो अब करंट को इंट्रोड्यूस करते हैं आप। लेट अस इंट्रोड्यूस करंट ओवर हियर। तो करंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, इधर ध्यान से देखना। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, मेरे को एक बात बताना बेटा, एक आइडियल या फिर अच्छा ट्रांसफॉर्मर कौन रहेगा, जिसको आपने जितना पावर इनपुट में दिया है सेम उतना ही पावर पूरा का पूरा किसमें दे, आउटपुट में, जरा भी पावर लॉस नहीं होना चाहिए, उसी को लेना अच्छा और आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर कौन रहेगा, जिसका इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर। अब पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा सर, तो इधर पे देखो इधर पे एक थोड़ा सा रफ वर्क करो, यहाँ पे डब्बे में करो, मतलब रफ वर्क है, रफ वर्क। ये देखो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बोल, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क डन का वोल्टेज वाला एक फॉर्मूला दिया मैंने आपको, याद है, वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन क्या रहेगा बोल, वोल्टेज इंटू चार्ज। तो यहाँ पे वर्क डन की जगह पे आ जाएगा वोल्टेज इंटू चार्ज पर यूनिट टाइम। ये चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है बोल, करंट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर, वोल्टेज इंटू करंट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बोल, वोल्टेज इंटू करंट। इधर वोल्टेज को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, ईएमएफ से। तो पावर का फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू करंट। तो इनपुट का पावर भी रहेगा वोल्टेज इंटू करंट, आउटपुट का पावर भी रहेगा वोल्टेज इंटू करंट। लेकिन जब इनपुट की बात कर रहे हैं तो कौन सा कॉइल है बोल, प्राइमरी कॉइल। तो इधर ई आई की जगह क्या आएगा, ईपी आईपी, और आउटपुट के लिए ईएस आईएस। तो इनपुट का पावर बराबर होना चाहिए किसके, आउटपुट के पावर से। तो यहां से भी ईएस बाई ईपी को अकेला करो, ध्यान से देख, ईएस को ऐसी रहने दे, ईएस को ऐसी रहने दे, ये ईपी इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, वहां पर आईपी को ऐसी रहने दे, आईएस उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो एक ये भी आ गया। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो जरा, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ध्यान से देखना, ES बाय EP बराबर है किसके, NS बाय NP बराबर है किसके, IP बाय IS। दिस इज द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। सब में अच्छे से। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले आए अपने पास। सबसे पहला फॉर्मूला आया मेरे पास, तो ये एक ही फॉर्मूला याद रखो, काफी है। ES बाय EP इज इक्वल टू NS बाय NP इज इक्वल टू IP बाय IS। ये ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन है। क्या है बेटा, ये ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। समझ में आया अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। एक चीज नोटिस करो क्या, ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न में अगर ऊपर सेकेंडरी है तो करंट के टर्म्स में प्राइमरी,
उल्टा है। असल में फंडा क्या है बेटा मालूम, आप ईएमएफ और करंट को कितना भी चेंज करो, पावर जितना था उतना ही रहना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर जितना था उतना ही रहना चाहिए। अब देख इधर भी ईएमएफ और करंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी ईएमएफ और करंट मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर एक को बढ़ाते ना दूसरा कम ही करना पड़ेगा तो ही प्रोडक्ट सेम आएगा। ये देख समझ, 5 into 10 कितना हो गया रे 50, 5 into 10 50, ये वोल्टेज ये करंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 50 आ रहा है। ये क्या है बेटा पावर, किसको भी कितना भी चेंज करो पावर क्या रहना चाहिए सेम। समझ, मैंने वोल्टेज को बढ़ा दिया, ईएमएफ को बढ़ा दिया, ईएमएफ को मैंने 5 से बढ़ा करके 10 कर दिया, तो आपको करंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ा सकते हो क्या उसको, नहीं, क्या करना पड़ेगा आपको, उसको कम ही करना पड़ेगा, करंट को कम ही करना पड़ेगा, कम करके कितना 5, ताकि मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट कितना है 50। तो फंडा कुछ ऐसा है बेटा, फंडा कुछ ऐसा है, पावर को सेम रखने के लिए, टू मेंटेन पावर सेम, पावर को सेम रखने के लिए अगर ईएमएफ बढ़ाया गया है तो करंट को क्या करना पड़ेगा कम, और अगर ईएमएफ कम किया गया तो करंट को क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों के साथ उल्टा रिलेशन है ईएमएफ और करंट के साथ। और नहीं कुछ तो 10वीं का ओम्स लॉ याद है, 10वीं का ओम्स लॉ याद है, क्या है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई, नहीं वो लॉ इधर नहीं लगा सकते, सॉरी वो रेजिस्टेंस के लिए रहता है। इनपुट और आउटपुट पावर को मेंटेन रखने के लिए, सेम रखने के लिए अगर ईएमएफ बढ़ा रहे तो करंट को कम करना पड़ेगा, और ईएमएफ कम करे तो करंट को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखते जो दो टाइप के अपने ट्रांसफार्मर थे, कौन से दो, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो पहले केस 1 देखो, केस 1 समझो मैंने एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाया है जिसमें सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। मतलब इधर कॉइल में ज्यादा टर्न है और इधर कॉइल में कम टर्न है, एनएस ज्यादा है एनपी कम है। तो इस इक्वेशन को देख के बताओ, इसको 3 बोलता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 देख के बताओ जरा, एनएस ज्यादा है एनपी कम है, तो ईएस और ईपी में कौन ज्यादा रहेगा भाई, दोनों रेशियो बराबर है ना, तो एनएस बाय एनपी, ईएस बाय ईपी दोनों रेशियो क्या है सेम। अगर एनएस बाय एनपी में ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, तो ईएस बाय ईपी में भी ऊपर बड़ा ही होना चाहिए नीचे छोटा ही होना चाहिए, तभी तो रेशियो सेम आएगी ना। तो अगर एनएस ज्यादा है एनपी कम है तो ईएस भी क्या रहेगा ज्यादा और ईपी भी क्या रहेगा कम। तो ईएस ज्यादा और ईपी कम, ईएस ज्यादा ईपी कम, ईएस मतलब सेकेंडरी का ईएमएफ और ईपी मतलब प्राइमरी का। तो जो आपने वोल्टेज दिया है वो कम है और जो सेकेंडरी में जो वोल्टेज बन के आ रहा है वो क्या है ज्यादा है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं बोल, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है समझा, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न क्या होना चाहिए ज्यादा और प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न क्या होना चाहिए कम। तो आप इनपुट पे कम वोल्टेज दोगे पर वो आपको आउटपुट पे क्या देगा ज्यादा वोल्टेज देगा, समझा। ऐसा ट्रांसफार्मर कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अच्छा मेरे को एक बात बताना, करंट के साथ क्या होगा, करंट में कौन ज्यादा रहेगा, उल्टा देख, ऊपर आईपी है आईएस नहीं है, तो यहां पर आईपी ज्यादा रहेगा, आईपी ज्यादा रहेगा और आईएस कम रहेगा। यानी आप प्राइमरी का करंट ज्यादा रहेगा और सेकेंडरी का करंट कम रहेगा। हम लोग करंट के बारे में वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं। स्टेप अप स्टेप डाउन किससे डिसाइड होता है, वोल्टेज से। तो इनपुट का वोल्टेज कम रहेगा आउटपुट का ज्यादा रहेगा, इनपुट पे नंबर ऑफ टर्न कम रहेगा आउटपुट पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहेगा। हाँ करंट की बात करें तो इनपुट पे करंट ज्यादा रहेगा और आउटपुट पे करंट कम रहेगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए आपको 3 बातें याद रखनी है, एमसीक्यू में आ सकता है, 1 मार्क्स में आ सकता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपको 3 बातें याद रखनी है, एनएस ज्यादा एनपी कम, ईएस ज्यादा ईपी कम, आईपी ज्यादा आईएस कम। ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया बोल, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अभी देखते केस 2। केस 2 यहां पे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी ज्यादा था, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कम था। अब उल्टा कर दो, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कम है। प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है या फिर ऐसे लिखो चलेगा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम है प्राइमरी में ज्यादा है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है सेकेंडरी में कम है। तो देख ये कम है ये ज्यादा है, तो इन दोनों में भी ये कम रहना चाहिए और ये ज्यादा। तो सेकेंडरी का वोल्टेज कम रहना चाहिए और प्राइमरी का ज्यादा। भाई अगर ये कम है ये ज्यादा है तो ये भी कम और ये भी ज्यादा होना चाहिए, तभी तो रेशियो इक्वल रहेगी ना। तो ईएस कम है ईपी ज्यादा, ईपी मतलब प्राइमरी का वोल्टेज, ईएस मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का वोल्टेज कम है प्राइमरी का ज्यादा, यानी आप इनपुट में ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो और ट्रांसफार्मर आपको आउटपुट में कम करके दे रहा है वोल्टेज। तो क्या करें, स्टेप अप करें स्टेप डाउन करें, स्टेप डाउन। तो ऐसा ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है बोल, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। करंट के लिए क्या रहेगा बोल, करंट के लिए क्या रहेगा बोल, उल्टा रहेगा, इसमें आईपी कम रहेगा और आईएस ज्यादा रहेगा। तो स्टेप डाउन के लिए ये 3 कंडीशंस है,
खत्म। यहाँ पे पूरा चैप्टर का थियरी फिनिश होगी। इज इट वेरी मच क्लियर? ये दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर याद रखना, कभी कभी सिर्फ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर पूछ लेगा आपसे। तो डिफाइन ट्रांसफॉर्मर, explain its working, derive the transformer equation and also explain step up and step down transformer। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, कई बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ रहा है अच्छे से? 4 मार्क्स के लिए सीधा पूरा एक साथ। इज इट वेरी मच क्लियर? सबको अच्छे से समझा? और ये तीनों कंडीशन याद रखनी है। स्टेप अप में क्या क्या कंडीशन होती है, स्टेप डाउन में क्या क्या कंडीशन होती है। समझ में आ रहा है? तो जब अपने को वोल्टेज बढ़ाना होता है तो हम लोग ये वाला ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, और जब कम करना होता है तो ये वाला ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। कहाँ बढ़ाना होता है, कहाँ कम करना होता है, मैंने आपको बताया। पावर स्टेशन से लेके जाना है तो आप वोल्टेज कम करके लेके जाओगे, और सप्लाई देना है मोहल्ले में, एरिया में सप्लाई देना है तो आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज करो, तो हम वोल्टेज को हाई में बदल के वापस दे दोगे। समझ में आ रहा अच्छे से? चलो लिखो पूरा, फिर बच्चे कुछ न्यूमेरिकल करके चैप्टर फिनिश करते हैं।